नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम आपको मैथ्स में कुछ ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स बताएंगे जिसके बगैर मैथ अधूरा है। अर्थात आपको ये जानना अत्यंत आवश्यक है। यदि आपको मैथ नहीं आ रहा है तो आप ये बेसिक चीज़ें ज़रूर जानिए। यदि आ रहा है तब भी आप इसे ध्यान से देखें। हम इसमें चर्चा करेंगे कि चर क्या चीज़ होता है, पॉलिनोमियल क्या चीज़ होता है, अचर क्या चीज़ होता है, अर्थात कांस्टेंट क्या होता है, बहुपद क्या होता है, व्यंजक और साथ साथ इक्वेशन समीकरण क्या होता है। हम इसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। और यदि हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमें नेक्स्ट लेवल का मोटिवेशन मिलता रहे, हम और वीडियो डालते रहें। यदि आप चाहते हैं कि हमारा सारा वीडियो आप तक पहुँचे तो आप हमारे बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाइएगा। तो आइए हम बात करते हैं चर वेरिएबल क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये आपको बता दूं कि चर वह होता है जिसका मान ज़रूरत और आवश्यकता के अनुसार क्या हो, बदला जा सके। जिसका मान ज़रूरत और आवश्यकता के अनुसार बदला जा सके। अब जैसे हम एक्स वाई और जेड लिखते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक्स वाई जेड ही हो, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, जी जेड सी भी हो सकता है, अर्थात कुछ भी हो सकता है। अब मैं एक्स वाई जेड ए बी सी क्यों लिखा, क्योंकि ये चर हैं। जैसे हमने ये क्या कहा, हमने कहा कि एक्स का मान मैं क्या रख दूँ, 3 रख दूँ। अब आप ये नहीं कह सकते कि एक्स का मान ये हमेशा 3 ही रहेगा, नहीं, हम ज़रूरत के अनुसार बदल देंगे। यदि एक्स का मान हम 3 रखे हैं तो माना एक्स का मान हम क्या रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं। एक्स का मान हम क्या रख सकते हैं, 7 भी रख सकते हैं। एक्स का मान हम 9 भी रख सकते हैं। वाई का मान हम 3 भी रख सकते हैं, तो वाई का मान हम 8 भी रख सकते हैं। हम कुछ भी रख सकते हैं। ए का मान हम 2 भी रख सकते हैं। अब ये नहीं कह सकते कि ए का मान हमेशा 2 ही रहेगा, स्थिर रहेगा, नहीं। ए का मान हम क्या रख सकते हैं, ए का मान हम 7 भी रख सकते हैं। ए का मान हम 1 भी रख सकते हैं। वाई का मान हम क्या रख सकते हैं, वाई का मान हम 2 भी रख सकते हैं, अर्थात कुछ भी रख सकते हैं। अर्थात चर में क्या होता है, चर में हम ज़रूरत के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, जबकि हम अचर में ऐसा नहीं कर सकते हैं। अर्थात एक्स वाई जेड ए बी सी हम क्या इसलिए लिखे हैं कि ये सब हमें जहाँ दिखेगा तो हम चर मानेंगे, तो अर्थात हम इसे बदल सकते हैं। ज़रूरत के हिसाब से हम वैल्यू को बदल सकते हैं जहाँ जैसी ज़रूरत लगे। अगर हम इसका डिफिनेशन हम आपको समझाएं तो हम क्या लिख सकते हैं, जिसका मान जिसका मान जिसका मान ज़रूरत जिसका मान ज़रूरत और आवश्यकता के अनुसार, ज़रूरत और आवश्यकता के अनुसार, ज़रूरत और आवश्यकता के अनुसार बदला जा सके उसे हम क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। अर्थात वेरिएबल हम नंबर उसे बोलेंगे जिसे हम ज़रूरत और आवश्यकता के अनुसार हम बदल सकते हैं। जैसे आप कहीं भी 3x 4x 5 कुछ भी x दिखेगा, y कुछ भी, z भी कुछ भी दिखेगा, a b c कुछ भी दिखेगा, तो ऐसे में आप क्या करोगे, वो चर मानोगे, क्योंकि उसका मान हम कुछ भी वहाँ पे हम x y z की जगह a b c की जगह हम कुछ भी हम रख सकते हैं। जैसे अगर मेरे पास यहाँ पे 3x दिखा तो ये चर है, अर्थात हम यहाँ x की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं, हम ज़रूरत के हिसाब से हम रख सकते हैं। यदि आपको ये समझ में आई ये बात तो अब हम अचर के बारे में हम आपको बताते हैं। नहीं समझ में आई तब भी आप बने रहिए, हम आपको समझा के ही छोड़ेंगे, ऐसे नहीं जाने देने वाले हैं। तो आइए अब हम अचर हेडिंग डालते हैं। अचर कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। अब ध्यान से यहाँ पे समझिएगा कांस्टेंट क्या होता है। जैसे अगर मैं लिख दूँ 1, मैं लिख दिया 2, मैं लिख दिया 3 4, मैं ऐसे अंक लिख दूँ, ये हमेशा कांस्टेंट अर्थात ये स्थिर रहेगा, इसे आप बदल नहीं सकते हो। 1 हमेशा 1 ही रहेगा, 1 को आप 2 नहीं कर सकते हो। 2 हमेशा 2 ही रहेगा, 3 हमेशा 3 ही रहेगा, 4 हमेशा 4, अर्थात आप इसे बदल नहीं सकते हो। आप ये नहीं कह सकते हो कि 4 5 होता है, ये नहीं कह सकते हो। 5 4 होता है, ये कभी नहीं कह सकते हो। 4 4 ही रहेगा, हमेशा स्थिर रहेगा, आप इसे नहीं बदल सकते हो। 5 5 ही रहेगा, हमेशा स्थिर रहेगा। लेकिन एक्स चर है, उसे हम बदल सकते हैं। हम x की जगह कुछ भी रख सकते हैं। हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, माना x बराबर इतना, x बराबर इतना, x बराबर 3 मान रहे हैं तो x बराबर 5 भी मान सकते हैं कुछ देर में, x बराबर हम 7 भी मान सकते हैं। अर्थात जो बदला जा सके उसे हम चर कहते हैं, और जो बदला न जा सके हम उसे अचर कहते हैं। अर्थात एक को हमेशा एक ही रहेगा, इसे आप कभी नहीं बदल सकते हो। एक को कभी आप 5 नहीं कर सकते, एक को कभी आप 7 नहीं कर सकते हो, अर्थात एक कभी भी बदला नहीं जा सकता है।
अगर हम इसका डिफिनेशन लिखें तो हम इससे ये लिख सकते हैं, जिसका मान कभी भी बदला नहीं जा सकता है। जिसका मान कभी भी बदला नहीं जा सकता है, कभी भी बदला नहीं जा सकता है। तो उसे हम क्या कहेंगे, जिसका मान कभी भी बदला नहीं जा सकता है, उसे हम क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे कांस्टेंट, अर्थात हम अचर कहेंगे। यदि आपको मैं समझाना चाहूँ कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है, अगर मैं छोटा छोटा कहूँ कि आप कहीं भी अंक देख लेना, केवल अंक, ओनली अंक, कुछ भी हो, केवल 3 हो, केवल 5 हो, केवल 7 हो, अंक केवल देखना, वो अचर होते हैं। जहाँ एक्स वाई, किसी अंक के साथ एक्स वाई या एक्स वाई जेड ही देख लेना, ए बी सी देख लेना, तो वो चर होते हैं। आप इसे ज़रूरत के हिसाब से बदल सकते हो। और नंबर केवल दिखे, केवल अंक दिखे, आप इसे नहीं बदल सकते हो, ये अचर होते हैं। और जहाँ एक्स वाई जेड या किसी अंक के साथ एक्स वाई जेड लगा हो, जैसे भी मैंने 3 अंक देखा, ये सब चर होते हैं, आप इसे बदल सकते हो। यदि आप ऐसे भी नहीं समझे तो आइए अब हम आपको दोनों में डिफरेंट करके समझाने का प्रयास करते हैं। आइए अब हम समझने का प्रयास करते हैं चर और अचर दोनों में डिफरेंट कैसे आप समझेंगे कि ये चर होता है, ये अचर होता है। तो आप ध्यान से देखिए, जैसे मैं क्या लिख दिया, जैसे मैं लिख दिया कि 5 + 4 = 9। अब मैं 5 + 4 = 9 लिख दिया, आप इसे कभी भी बदल नहीं सकते हो। 5 + 4 = 9 होता ही है, अर्थात आप 5 को कभी कुछ नहीं बदल सकते हो, 5 + 4 = 9 ही रहेगा। लेकिन आपको मैं अगर चर में समझाना चाहूँ, जैसे मैं कह दूँ कि x + y = मैं 9 लिख दिया, जैसे मैं क्या लिख दिया, x + y = 9 लिख दिया, तो आप इसे बदल सकते हो, x y का मान बदल सकते हो। जैसे अगर मैं कहूँ 3 + कितना 6 बराबर क्या होता है, 9 होता है, अर्थात हमने x की वैल्यू 3 रख दिया, y की वैल्यू 6 रख दिया, तो 6 3 कितना हो गया, 9 हो गया। अब आप बदल फिर सकते हो, जैसे मैं क्या कर दिया, x की मान 2 रख दिया और y की मान 7 रख दिया, तो 7 2 क्या हो गया, 9 हो गया। अर्थात आप इसे बदल सकते हो, चर को बदल सकते हो, लेकिन अचर को कभी नहीं बदल सकते हो। 5 + 4 = 9, तो 5 और 4 दोनों जोड़ के आप 9 ही कह सकते हो, आप इसे बदल नहीं सकते हो, लेकिन आप इसे बदल सकते हो। मैं 1 + 8 बराबर क्या कह सकता हूँ, 9 कह सकता हूँ, या 8 + 1 बराबर क्या कह सकता हूँ, 9 कह सकता हूँ। अर्थात आप देख रहे हैं कि x की मान हम बदल रहे हैं लगातार, y का भी मान हम लगातार बदलते जा रहे हैं ज़रूरत के हिसाब से। मैं कह सकता हूँ, ये भी कह सकता हूँ 5 + 4 = 9 हो सकता है, मैं ये भी कह सकता हूँ 4 + 5 = 9 हो सकता है, मैं ये भी कह सकता हूँ 2 + 7 = 9 हो सकता है, अभी मैंने यहाँ पे कहा। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि आप चर में एक्स वाई अगर दिखे तो चर है, अर्थात एक्स वाई का मान बदला जा सकता है। चर जो होता है, वेरिएबल जो होता है, वेरिएबल नंबर, वो बदला जा सकता है, लेकिन कांस्टेंट कभी नहीं बदला जा सकता है। इसीलिए इसका नाम क्या दे दिया गया, अंकगणित, क्योंकि ये अंक है, क्योंकि ये क्या है, अंक है, अंक है, इसे बदला नहीं जा सकता। जहाँ कहीं भी अंक दिखे, अंक है तो अंक दिखे तो ये अंकगणित हो गया। और यहाँ पे एक्स वाई एक्स + वाई दिख गया, तो ये क्या नाम दे दिया गया, इसका नाम दे दिया गया बीजगणित। आप जहाँ कहीं भी एक्स वाई देखते हो तो आप उसे क्या बोलते हो, बीजगणित पढ़ते हो ना, अलजेब्रा में यही पढ़ते हो ना। तो एक्स वाई दिखे तो आप बीजगणित समझ लिए, और अंक केवल दिखा तो आप क्या समझ लिए, अंक गणित दिखे, अंक केवल दिखा तो अंक गणित, अर्थमेटिकल, और ये अलजेब्रिक। तो अब आइए हम और आगे चर्चा करते हैं, बहुपद क्या होता है हम उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि बहुपद क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, पॉलिनोमियल, ये जो हमारा POLY, पॉली मतलब होता है मेनी, पॉली मतलब क्या होता है, पॉली मतलब होता है मेनी, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, बहुत, जिसे हम हिंदी में बहुत कहते हैं। और नोमियल का मतलब क्या होता है, नोमियल का मतलब होता है टर्म, क्या होता है, टर्म, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पद। अर्थात दोनों मिलके पॉलिनोमियल का मतलब हो गया बहुत पद, अर्थात बहुपद, जिसके बहुत से पद हों। बहुपद हम उसे कहते हैं जिसके मेनी टर्म्स, अर्थात बहुत ज़्यादा, मोर टर्म्स, अर्थात जिसके ज़्यादा टर्म हो, बहुत से पद हों, उसे हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। तो अब हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि बहुपद का संकेत क्या होता है। बहुपद का जो संकेत होता है, हम इसको ऐसे निरूपित कर सकते हैं, बहुपद के संकेत को Px से निरूपित करते हैं। तो याद रखिएगा, बहुपद का संकेत आप Px से निरूपित करते हैं।
तो बहुपद क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, इसके बारे में हम पहले थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं, इसके बाद हम इसका डेफिनेशन बता देते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, जैसे हमारे पास एक क्या रहा 3x² प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 3, मैं क्या लिखा है 4x² प्लस 5x प्लस 3, ये हमारा क्या है, ये हमारा बहुपद है, ये हमारा क्या है, बहुपद है। अब आप कहोगे कि यहाँ चर दिख रहा है और यहाँ एक क्या दिख रहा है, अचर दिख रहा है। तो अर्थात एक बात हमें इसका हम डेफिनेशन ऐसे दे सकते हैं कि चर और अचर राशि मिलकर चर और अचर राशियों के समूह को मिलकर हम क्या कह सकते हैं, बहुपद कहते हैं। अर्थात कोई ज़रूरी नहीं कि हर जगह प्लस हो, जैसे मैं यहाँ लिख दिया 5x² माइनस 3x प्लस 4, ये भी हमारा क्या है, बहुपद है। कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ दोनों प्लस हो, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4x² प्लस 3x और प्लस क्या, प्लस 6, या यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ 4x² प्लस 3x माइनस 6। अर्थात प्लस माइनस कहीं भी कोई मतलब, अर्थात प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं होता। बहुपद हम उसे कहते हैं जिसके बहुत से पद हों, जिसके बहुत से टर्म हों। अर्थात अगर हम इसका डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, चर या अचर के पदों के समूह को हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। अर्थात चर या अचर के पदों के समूह को हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। चर अचर दोनों मिलके पदों का जो समूह होता है, यहाँ पे या नहीं, चर अचर के पदों के समूह को हम क्या कहेंगे, हम बहुपद कहेंगे। अब यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, हमने बहुपद के बारे में पढ़ा। अब ये ध्यान से देखिए, जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या रहा 4x² प्लस 5x प्लस 3, इसी को हम व्यंजक भी बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, व्यंजक भी बोलते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि ये जैसे हमारे पास ये 4x² प्लस 5x प्लस 3 हो गया, 4x² प्लस 5x प्लस 3, जैसे मैंने यहाँ पे बराबर 0 लगा दिया, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अभी तक यहाँ पे क्या था, 4x² प्लस 5x प्लस 3, ये क्या था, एक बहुपद था और साथ साथ में क्या हो गया, व्यंजक भी हो गया। लेकिन जैसे ही मैंने यही चीज़ 4x² प्लस 5x प्लस 3 और एक्स्ट्रा मैंने क्या लगा दिया 0, जैसे ही मैंने बराबर 0 कर दिया, ये हमारा इक्वेशन बन गया। अर्थात अब इसे हम नाम देंगे, समीकरण नाम देंगे। अर्थात कहना ये चाह रहा हूँ कि चर अचर के पदों के समूह में यदि हम बराबर 0 कर देते हैं तो वह हमारा क्या हो जाता है, वह हमारा समीकरण हो जाता है। अब आपको बात समझ में आई कि पॉलिनोमियल क्या होता है, अर्थात बहुपद क्या होता है, जिसके बहुत से टर्म हों, जिसके बहुत से पद हों, मोर टर्म अर्थात मेनी टर्म्स, और साथ साथ में जिसे हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं, उसे व्यंजक भी कहते हैं। यदि हम बहुपद के आगे या जो भी बहुपद दिया है उसके आगे यदि मैं 0 लगा दिया तो वह क्या हो गया, हमारा समीकरण हो गया। अब याद ये भी रखिएगा, जैसे मैंने एक चीज़ लिख दिया 2x की पावर 1/3 माइनस √5x प्लस 3, ये जो हमारा है ये हमारा बहुपद नहीं है, ये हमारा बहुपद नहीं है, लेकिन यह हमारा क्या है, व्यंजक है। अर्थात व्यंजक और बहुपद में यही फ़र्क है कि जो हमारा बहुपद होता है इसका जो घात होता है पूर्ण संख्या होनी चाहिए, अर्थात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, इसका घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, जबकि व्यंजक के घात में कोई ज़रूरी नहीं कि यह पूर्ण संख्या हो। व्यंजक और बहुपद में यही फ़र्क होता है, व्यंजक के जो घात होता है अर्थात जो चर के घात होते हैं उसका क्या होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। और व्यंजक में जो चर की घात होता है उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि पूर्ण संख्या हो। तो अर्थात ये 1 जो x की पावर 1/3 है ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो यह हमारा क्या है, यह व्यंजक है लेकिन बहुपद नहीं है। और यह हमारा बहुपद है और साथ साथ व्यंजक भी है। बहुपद व्यंजक में अंतर आप समझ गए और साथ साथ में समीकरण क्या चीज़ होता है इसके बारे में भी समझ गए। अब आइए हम आपको बहुपद की पहचान कैसे की जाती है इसके बारे में चर्चा करेंगे।
याद रखिएगा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं बहुपद की पहचान। इसमें सबसे मेन पॉइंट ये याद रखिएगा कि जो भी हमारे घात होंगे, अर्थात जो हमारे चर राशियों के जो घात होंगे वो hमेशा पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या क्या होती है? होल नंबर, जिसे हम 0 1 2 3 4 5 कहते हैं, ये हमारा पूर्ण संख्या होती है। तो अर्थात हमारा जो बहुपद की पहचान हम ऐसे करेंगे जिसका पूर्ण घात क्या हो हमेशा, अर्थात घात जो हमें हो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जैसे मैं क्या लिख रहा हूँ, 4x² प्लस 5x+6, ये देखो ये हमारा क्या है? पूर्ण घात है, अर्थात पूर्ण संख्या है। घात में जो हमारा है पूर्ण संख्या है। यहाँ भी पावर 1 लगा है, ये भी पूर्ण संख्या है। और यहाँ भी अगर आप देखेंगे 6 है ना, तो ये x के पावर 0 है। ये जो 6 है यहाँ पे x के पावर 0 है। क्यों? क्योंकि x के पावर 0 जो होता है उसी को तो हम 1 बोलते हैं, और 6 के साथ कभी 1 नहीं लिखा जा सकता। तो 6 गुणे 1 बराबर क्या हो गया? 6 हो गया। क्योंकि x के पावर 0 बराबर 1, तो यहाँ हम 1 रखेंगे, 6 कम 6 तो 6 ही हुआ। तो अर्थात ये देखो 0 1 2, अर्थात हमारा होल नंबर पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? 0 1 2 3 ऐसे ये सब क्या प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल कर दो, पूर्ण संख्या बन जाती है, होल नंबर बन जाता है। अर्थात बहुपद की पहचान हम ऐसे करेंगे जिसके घात क्या हो, अर्थात चर के घात क्या हो? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यहाँ पे देखो सभी पूर्ण संख्या है, तो ये हमारी बहुपद है। हम समझ गए कि ये हमारा क्या है? बहुपद है। अब यहाँ प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं है। जैसे अगर मैं लिख दूँ 3x² माइनस 4x प्लस 5, तो ये भी हमारा बहुपद है। ये भी हमारा क्या है? बहुपद है, क्योंकि माइनस प्लस से नहीं मतलब है, हमें यहाँ पे घात देखना है। जो चर के घात है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ x पावर 0 है, अर्थात ये हमारा क्या है? बहुपद है। अब कोई ज़रूरी नहीं 3 ही पद हो। अब मैं कह सकता हूँ x² प्लस 5, ये भी तो हमारा बहुपद है, क्योंकि पूर्ण संख्या है, घात जो है वो पूर्ण संख्या है। अब मैं कह सकता हूँ 3 प्लस x², ये भी तो हमारा क्या है? ये भी हमारा बहुपद है। कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसे लिखो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, 5 माइनस 4x प्लस 3x², ये भी हमारा क्या है? ये हमारा बहुपद है, लेकिन सही तरीका ये है। तो अर्थात ये सभी के सभी क्या हैं? बहुपद हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं सभी के सभी बहुपद हैं। अब जैसे मैं ये भी लिख सकता हूँ 4/5 x² प्लस 5x माइनस 4, ये भी हमारा क्या है? बहुपद है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान देखेंगे ये 4/5 है, लेकिन जो हमारा चर है उसके ऊपर जो घात है यहाँ पे पूर्ण संख्या है, अर्थात ये भी हमारा क्या है? बहुपद है। ये सभी के सभी हमारे क्या हैं? बहुपद हैं। अब आप कहेंगे जैसे कैड़ी में 5, यहाँ पे x² प्लस 3x प्लस 5, ये भी हमारा क्या है? बहुपद है। ये सारे के सारे जो आपको दिख रहे हैं ये सभी के सभी बहुपद हैं। बहुपद की पहचान हमें करना है, तो याद रखना कि जो घात होनी चाहिए वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जो घात होनी चाहिए वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। और पूर्ण संख्या क्या होती है? होल नंबर 0 1 2 3, अर्थात प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर दो, पूर्ण संख्या बन जाती है, होल नंबर बन जाती है। अब हम जानेंगे कि बहुपद क्या नहीं है। अभी तो ये हमने देखा कि ये सभी बहुपद हैं, बहुपद क्या नहीं है याद रखना। जैसे अभी यहाँ पे हम लिख दिया √5x² प्लस 3x प्लस 5, ये हमारा बहुपद हो गया। लेकिन मैं अगर यही ऐसे लिख दूँ √x प्लस 3x प्लस √x+3, अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिख दिया तो यह बहुपद नहीं है। यहाँ हम लिख दिया 3x² प्लस √5x प्लस 3, ये भी हमारा बहुपद नहीं है। अर्थात ये देखना है कि जो हमारा चर होना चाहिए ये घात में पूर्ण संख्या होनी चाहिए, जबकि यहाँ घात पूर्ण संख्या नहीं है। जैसे √x है तो हम √x को क्या लिखेंगे? x की पावर 1/2, यह हमारा पूर्ण संख्या नहीं है। अब जब पूर्ण संख्या नहीं तो बहुपद कैसे हुआ? यहाँ भी तो हमारा बहुपद नहीं है। अब जैसे हम लिखें 3x की पावर 1/2 प्लस 5x प्लस 2, ये भी हमारा बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चर के जो घात हैं वो क्या हैं? पूर्ण संख्या नहीं है। या हम कह सकते हैं x के पावर 1.5 प्लस 3x प्लस 4, ये भी हमारा क्या है? बहुपद नहीं है। अर्थात हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जो घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यदि घात हमारे पूर्ण संख्या है तो हमारे क्या हैं? बहुपद हैं, यदि नहीं है तो नहीं है। जैसे मैं कह दूं x के पावर -2 प्लस 3x प्लस 5, ये बताओ क्या पूर्ण संख्या है? नहीं है, तो यह हमारा बहुपद नहीं है। अर्थात आपने एक चीज़ देखा क्या
कि यहाँ पे ध्यान से देखना कि रूट में x चढ़ गया इसलिए बहुपद नहीं है, यहाँ भी रूट में x चढ़ गया इसलिए बहुपद नहीं है, यहाँ x के पावर 1/2 पूर्ण संख्या बन ही नहीं रहा है, यहाँ भी नहीं बन रहा है, यहाँ भी नहीं बन रहा है, यहाँ भी पूर्ण संख्या नहीं बन रहा है और यहाँ भी पूर्ण संख्या नहीं बन रहा है। अर्थात हमें चर के घात में यदि पूर्ण संख्या नहीं बन रहा है तो वह बहुपद नहीं है। और जहाँ जहाँ पूर्ण संख्या बन रहा है, जहाँ जहाँ पूर्ण संख्या बन रहा है वो सभी के सभी क्या हैं, हमारे बहुपद हैं। अर्थात आप बहुपद की पहचान कैसे करेंगे, घात में पूर्ण संख्या आप देखेंगे, होल नंबर आप देखेंगे। अब आइए इसके आगे हम पढ़ते हैं कि बहुपद की टर्म्स अर्थात पद क्या क्या हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे टर्म अर्थात पद के बारे में। अभी इसके पहले हमने पढ़ा पॉलिनोमियल क्या होता है। अब उसी पॉलिनोमियल में हम टर्म अर्थात कितने पद होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे अभी मैं क्या लिख दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3x² + 4x + 5। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, पहले मैं आपको बता दूँ कि इसमें कितने टर्म हैं। इसमें हम कहूँ कि कितने टर्म हैं तो आप कहेंगे कि 3 टर्म है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक टर्म है, एक टर्म आपका 3x² है और एक टर्म आपका 4x है और एक टर्म आपका 5 है। अर्थात इसमें कितने टर्म हैं, इसमें पूरे 3 टर्म हैं। इसमें पूरे कितने टर्म हैं, इसमें पूरे तीन क्या हैं, टर्म है, अर्थात 3 पद हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, पद के बारे में ही हम पढ़ेंगे। अब आप कहोगे कि चलो समझ में आ गया कि 3 टर्म हैं, 1 2 3। चर क्या है, अचर क्या है, ये दोनों चर हैं और बाकी ये क्या है, ये आपका अचर है। ठीक है, तो आपके 3 पद हो गए और एक अचर, बाकी 2 चर हो गए। अब यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जैसे अगर मैं लिख दूँ केवल x लिख दूँ, मैं केवल x लिख दूँ, ये आपके एक पद हो गए। मैं केवल 4x लिख दूँ, ये भी आपके क्या हो गए, एक पद हो गए। मैं केवल अगर 3 भी लिख दे रहा हूँ, ये भी क्या है, एक पद हो गए। मैं केवल x² लिख दूँ, ये भी क्या हो गए, एक पद हो गए। अगर मैं 3xyz लिख दे रहा हूँ तब भी ये क्या है, एक ही पद है। अगर मैं xy लिख दे रहा हूँ तब भी ये क्या है, एक ही पद है। अगर मैं 5x³ लिख दे रहा हूँ तब भी ये क्या है, एक पद है। अर्थात हमने एक चीज़ ये देखा यहाँ पे, ये सारे जितने मैंने अभी लिखा ये सारे के सारे एक पद हैं, तो हम इसको बोलेंगे एक पदी बहुपद। हम इन सभी को क्या बोलेंगे, इन सभी को हम बोलेंगे एक पदी बहुपद। हम इसे क्या बोलेंगे, एक पदीय बहुपद बोलेंगे। हम इसे क्या बोलेंगे, एक पदी बहुपद बोलेंगे। और जिसे हम क्या बोलेंगे, हिंदी में हम बोलते हैं एक पदी बहुपद को हम बोलते हैं मोनोमियल। हम इसे क्या बोलेंगे, मोनोमियल। एक पदी बहुपद को हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल। अर्थात ये सभी जो भी हमें आपको यहाँ पे लिख के दिखाई, ये सभी के सभी क्या हैं, एक पद हैं, तो एक पद बहुपद बोलेंगे जिसे हम मोनोमियल बोलते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं क्या लिख रहा हूँ, x+2, मैंने क्या लिख रहा हूँ, x+2। ये जो हमारे हैं ये हमारे 2 पद हैं, अर्थात 2 टर्म हैं। अब फिर से देखिएगा, मैं x-5 लिख रहा हूँ तो ये भी हमारे क्या हैं, 2 टर्म हैं, अर्थात 2 पद हैं। मैं अगर लिखूँ x² + 5, ये भी क्या है, 2 टर्म हैं। या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 + x², ये भी क्या है, 2 टर्म हैं। या मैं लिख सकता हूँ x³ - 2, ये भी क्या है, 2 टर्म हैं। या मैं लिख सकता हूँ 3x + 4, ये भी क्या है, 2 टर्म हैं। अर्थात जिनके 2 टर्म होते हैं, अभी आपने देखा जिनके एक टर्म होते हैं एक पदी बहुपद जिसे मोनोमियल कहते हैं, और जिनके 2 पद हों उसे हम बोलते हैं द्विपदी बहुपद। इसे हम क्या बोलते हैं, द्विपदी बहुपद बोलते हैं। इसे हम बोलेंगे द्विपदी बहुपद बोलेंगे। जिनके 2 पद हों उसे हम क्या बोलेंगे, द्विपदी बहुपद बोलेंगे। इसे हम इंग्लिश में हम कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं बायोनोमियल। बायोनोमियल, इसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बायोनोमियल। अर्थात हमने पद में टर्म में एक चीज़ ये सीखा, जिनके एक टर्म हो उसे हम एक पदी बहुपद इंग्लिश में मोनोमियल बोलते हैं, और जिनके 2 टर्म हों अर्थात 2 पद हों उसे हम द्विपदी बहुपद बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में बायोनोमियल। अब हम आइए त्रिपद की बात करते हैं।
हम द्विपद बहुपद के बारे में यदि हम देखें तो जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, मैंने क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। अब आप देखेंगे कितने टर्म हैं, 1 2 3, अर्थात 3 पद हैं, अर्थात 3 टर्म हैं। कोई ज़रूरी नहीं प्लस प्लस हो, जैसे मैं लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, ये भी क्या है, 1 2 3 टर्म हैं, अर्थात 3 पद हैं। जैसे मैं लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6, ये भी क्या है, 3 पद हैं, 1 2 3, अर्थात 3 पद हैं, 3 टर्म हैं। और जिनके 3 पद हों, 3 टर्म हो, इसे हम बोलते हैं त्रिपदी, अर्थात इसे हम क्या बोलते हैं, त्रिपदी बहुपद हम बोलते हैं, त्रिपदी बहुपद बोलते हैं। इंग्लिश में हम इसे क्या कहेंगे, ट्राइपियल। ठीक है, तो आइए हम इसके आगे भी विशेष चर्चा करते हैं। अब हम टर्म अर्थात पद में ही हम बात करेंगे रैखिक बहुपद क्या होता है, जिसे इंग्लिश में हम लीनियर पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। अर्थात रैखिक बहुपद वह होता है, एक घात वाली बहुपद को हम क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं। जिसकी एक घात हो उसके हम क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं, एक घात वाली बहुपद को। जैसे मैं क्या लिख दी हूँ, यहाँ पे मैं लिख दूँ ax प्लस 3, मैं ax प्लस 3 लिख दिया। ये एक घात वाले हमारे क्या हैं, ये एक घात वाले हमारे बहुपद हैं, अर्थात ये हमारे जो हैं ये हमारे लीनियर पॉलिनोमियल हैं, अर्थात एक घात वाले बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट बात और कि यदि मैं यही ax प्लस 3 बराबर जैसे मैं 0 कर दिया, यदि मैं ax प्लस 3 बराबर 0 जैसे मैं 0 कर दिया, बराबर यहाँ पे 0 कर दिया, ये रैखिक बहुपद ना होके अब यह हो गई रैखिक समीकरण हो गई। ये हमारा क्या हो गया, रैखिक समीकरण हो गया, यह हमारा रैखिक समीकरण हो गया, अर्थात यह हमारा अब लीनियर इक्वेशंस बन गया। मेरी बात को ध्यान से सुनना, एक घात वाले बहुपद को हम क्या बोलते हैं, हम रैखिक बहुपद बोलते हैं। आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि ये एक घात वाला हमारा बहुपद है। जैसे मैं लिख सकता हूँ 5x प्लस 3, ये 5x प्लस 3 हमारा क्या है, ये हमारा रैखिक बहुपद है। लेकिन जैसे मैं 5x प्लस 3 बराबर 0 लिख दिया, अब यह हमारा रैखिक समीकरण का रूप ले लिया, अर्थात यह हो गया रैखिक समीकरण हो गया। अब हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे द्विघात बहुपद क्या होता है, अर्थात क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। दो घात वाली बहुपद को हम क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद बोलते हैं। जैसे मैं क्या लिख दूँ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 3, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे एक घात ये, दो घात वाले बहुपद को हम क्या बोलते हैं, हम द्विघात बहुपद बोलते हैं। और यहाँ पे एक घात वाले बहुपद को हम रैखिक बहुपद बोलते थे, अगर बराबर कर दिया समीकरण बन गया। तो वैसे ही यहाँ पे हमारे क्या हो गए, द्विघात वाले अर्थात दो घात वाले बहुपद हमारे क्या कहलाते हैं, द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो गए। लेकिन जैसे ही मैंने, आप ध्यान से देखिएगा, जैसे ही मैंने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 3 बराबर क्या कर दिया, 0 जैसे कर दिया, अब यह हमारा बन गया द्विघात समीकरण बन गया। अब यह हमारा क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया, अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूप ले लिया, अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब जैसे मैं यहाँ लिख दूँ 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये हमारा क्या है, दो घात है नहीं है, तो दो घात वाले बहुपद को हम क्या बोलते हैं, दो घात वाले बहुपद को हम बोलते हैं द्विघात बहुपद। लेकिन जैसे ही मैं इसे क्या कर दूँ, 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0 कर दिया, अब यह हमारा क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो गया, अर्थात 0 लगाना समीकरण हो जा रहा है। आप ध्यान से देख पा रहे हैं। अब द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, तीन घात वाली बहुपद को हम द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे हमारा क्या हो गया, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस 3, ये हमारे देखो 1 2 3 घात वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं, अर्थात तीन घात बहुपद कहते हैं, तीन घात वाले बहुपद को। लेकिन जैसे ही मैं क्या करूं, मैं यहाँ पे ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस 3 बराबर जैसे 0 कर दिया, अब ये द्विघात बहुपद न होकर ये द्विघात
समीकरण बन गया, अर्थात क्यूबिक इक्वेशन हो गया। अर्थात यह क्या हो गया, क्यूबिक इक्वेशंस बन गया, अर्थात द्विघात समीकरण बन गया। जैसे मैं यहाँ कह सकता हूँ कि क्या 5x³ + 3x² + 4x + 5 ये हमारा क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या 5x³ + 3x² + 4x + 5 = 0, तो यह क्या हो गया, यह हमारा हो गया द्विघात समीकरण, अर्थात क्यूबिक इक्वेशंस हो गया। अब आगे हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ लेते हैं, बहुपद का शून्य क्या होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि बहुपद का शून्य क्या होता है। जैसे मैं क्या ले लूँ, px बराबर ले लूँ, जैसे मैं px बराबर ले लूँ 4x + 20, मैं क्या ले लिया, px बराबर 4x + 20, हमें क्या बनाना है, इसे शून्य बनाना है, अर्थात शून्य बनाना है। तो आप ऐसे यहाँ पे x का क्या मान रख दोगे, आप यहाँ पे x का क्या मान रख दोगे ताकि ये सारे के सारे वैल्यू शून्य हो जाएं, अर्थात जो बहुपद का शून्यक है वो शून्य हो जाए। x की वैल्यू यहाँ क्या रख दो ताकि ये शून्य हो जाए। तो आप कहोगे कि x की वैल्यू यदि मैं 5 रख दूँ, -5, यदि x की वैल्यू मैं -5 रख दूँ तो ये क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। तो आइए ध्यान से देखते हैं, रख लेते हैं, -5 रख लेते हैं। 4 × -5, क्योंकि x की जगह चर की जगह रख रहा हूँ, याद रखना ये मैं कहाँ रख रहा हूँ, चर की जगह रख रहा हूँ -5। तो 4 × -5 + 20, तो ये बताइए प्लस माइनस माइनस होता है, 5 × 20 और +20। तो आप मुझे बताइए, तो आप मुझे ये बताइए कि हम 5 - 5 रखने के बाद ±0 हो गया, अर्थात आप मुझे बताइए क्या यह जो हमारा शून्यक था यह शून्यक है या नहीं है, बहुपद का शून्यक है या नहीं है, अर्थात यह बहुपद का शून्यक है। आपने एक चीज़ ये पाया क्या, बहुपद में अगर मैं डेफिनेशन लिखूं, बहुपद में चर का वह बहुपद में चर का वह मान, बहुपद में चर का वह मान जो बहुपद को क्या कर दे, अभी आपने देखा जो बहुपद को जीरो बना दे, जो बहुपद को जीरो बना दे, जो बहुपद को जीरो बना दे वह क्या हो जाता है, वह हमारा बहुपद का शून्यक हो जाता है, अर्थात चर का वह मान जो जीरो बना दे। जैसे एक और ले लेता हूँ, px बराबर मैं कह दूँ 3x और यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, यहाँ पे 6 लिख दूँ। तो आप बताओ चर की जगह ऐसा क्या रख दूँ ताकि यह शून्य हो जाए। तो आप कहोगे कि x की जगह -2 रख दो। तो आप मुझे बताओ, तो यहाँ पे p -2 बराबर हो जाएगा 3 × -2 + 6, तो 3 दूना -6 + 6 बराबर क्या हो गया, 0, अर्थात यह भी आपका क्या हो गया, शून्यक हो गया बहुपद का। कोई ज़रूरी नहीं है माइनस प्लस प्लस ही दिखे, यहाँ पे माइनस भी मैं दिखा दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे क्या दिख रहा है, जैसे यहाँ पे 4x और यहाँ पे मैं क्या लिख दे रहा हूँ -8, तो यहाँ x की वैल्यू क्या रख दूँ ताकि ये शून्यक हो जाए। तो आप कहोगे x की वैल्यू +2 रख दो। तो यहाँ पे p2 बराबर हो जाएगा 4 × 2 -8। तो आप बताओ 4 दूनी 8 -8 क्या हो गया, 0। तो यह भी क्या हो गया, शून्यक हो गया। दोस्तों मैं बहुत परिश्रम करके वीडियो बनाता हूँ, आप तक पहुँचाता हूँ। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, लाइक भी करिएगा ताकि मोटिवेशन मिले, ताकि हम और वीडियो आपको पहुंचाते रहें। तो अब यहीं पे विदा लेते हैं। जय हिंद दोस्तों।